अमेरिका भी मानता है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा नेटवर्क अभी तक किसी भी गैंग का नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है, वो भी जेल में बैठे बैठे। और अमेरिका ने अपने 7 एजेंसी को लॉरेंस बिश्नोई के पीछे लगा दिया है। FBI, DEA, HSI, ATF, RIS, CIA और कनाडा की जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है वो भी साथ में जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। और इस जॉइंट ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन हार्ड बॉल। इसके तहत अमेरिका ने कई देशों में छापेमारी की और वहां की पुलिस के साथ संगठित जॉइंट ऑपरेशन किया। उसमें भारत शामिल है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन सब जगहों पर 50 से ज्यादा रेड हुई। इसमें 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और 40 से ज्यादा लोगों का नाम जो है चार्जशीट में मेंशन किया गया है और उसे अमेरिकी अदालत में पेश किया गया है। अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें बताई गई है। एक कैसे एक 2-4 लोग मिलकर एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट चला रहे और पूरी दुनिया में उनका कैप्चर है। और उसमें सबसे पहला नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग का। और इसी के तहत बताया जा रहा है कि ये जो लोग पकड़ाए हैं 25 से ज्यादा लोग, इनके पास से 1 टन यानी 1000 किलो कोकीन, बहुत सारे सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हथियार, पैसे और डिजिटल करेंसी, मतलब ये सब इन गैंग मेंबर्स के पास से जो है वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है FBI और FBI के साथ जो बाकी एजेंसीज जो काम करी है उन्होंने ये सब सामान पकड़ा है। अब इनका मेन आरोप क्या है? मेन आरोप है, पहली बार अमेरिका ने खुद कह दिया है, कोर्ट में भी बताया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा है और जेल में बैठ के एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग्स और अपने गैंग नेटवर्क के जरिए ड्रग्स का कारोबार कर रहा है और तमाम बड़े आरोप लगाए। मतलब यूएसए की इतनी सारी एजेंसीज पहली बार मिलकर, इससे पहले तालिबान और बाकी सब जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके लिए मुख्य रूप से काम किया था, लेकिन पहली बार किसी भारतीय गैंगस्टर्स के पीछे इतनी सारी एजेंसी एक साथ लगी है। कुछ टाइम पहले अनमोल बिश्नोई को जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत भारत को सौंप दिया गया था। वो यूएसए में था, यूएसए से उसे भारत में सौंप दिया गया। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कहीं भी अनमोल बिश्नोई का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई वैसे भी भारतीय जेल में है और भारत में। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ जग्गू भगवानपुरिया और तीसरा था अमृतपाल बाठ। अब ये बताया गया कि ये तीनों जेल में बैठ के बाहर इनके और लोग बैठे अलग अलग कंट्रीज में और वो एक एक 2-2 कंट्रीज का नेटवर्क देख रहे हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो बताया जा रहा है कि पूरा ऑपरेशन जो है गोल्डी बराड चला रहा है, यूरोप में ऑपरेशन जो है रोहित गौदारा चला रहा है और इनके सामने जितने भी गैंगस्टर्स हैं सब छोटे। मतलब बताया गया है कि ये सबसे प्रमुख गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क इतना बड़ा कर दिया। मतलब अमेरिका खुद मानता है कि इससे बड़ा नेटवर्क अभी के समय में किसी का भी नहीं है। अब इन सब के बीच में लॉरेंस बिश्नोई का साफ तौर पर नाम लिया गया है और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया गया। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो अमेरिकी अदालत में चार्जशीट दायर की उसमें क्या कुछ बताया गया है? तो पहली चीज बताई गई है कि वो साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और जेल में रहते हुए वो अपना पूरा नेटवर्क जो है कंट्रोल कर रहा है। और ये कई बार बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे अपना पूरा नेटवर्क संभाल रहे हैं और पहली बार जो है अमेरिकी चार्जशीट में उसका नाम आया। अब चार्जशीट में किस केस में नाम आया? तो हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई तो उस हत्या के बाद सीधा लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ने लगा। गोल्डी बराड के साथ भी कनेक्शन बताने लगे अमेरिकी एजेंसीज और FBI ने बाकायदा $50,000 का जो इनाम घोषित किया। ये जो पोस्टर देख रहे हैं FBI ने जारी किया है गोल्डी बराड के लिए और गोल्डी बराड पर $50,000 यानी 47 लाख के आसपास जो है नगद इनाम रखा गया है। अब सोचिए इतना बड़ा नेटवर्क जो है, अब खुद FBI चाहता है और अमेरिकी एजेंसी चाहती है कि ये नेटवर्क टूटना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा नेटवर्क अब तक पूरी दुनिया में नहीं बना है। रशियन माफिया वगैरह सब इसके सामने फेल है। अब नेटवर्क का मुख्य काम क्या है ये बता रहे हैं अमेरिकी एजेंसीज बता रही, ड्रग तस्करी, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग और हथियार सप्लाई का काम करते हैं। मिडिल ईस्ट में हथियार सप्लाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये यूरोपियन कंट्री में एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ड्रग नेटवर्क चला रहे हैं US वगैरह और बाकी कंट्रीज़ में। अब इसके बाद जो निज्जर की हत्या हुई थी 2023 में, बताया गया कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में साजिश में लॉरेंस और गोल्डी दोनों मुख्य रूप से शामिल है। मतलब साजिशकर्ता बताया है और बोला गया कि ये चाहते थे कि इसकी हत्या करके अपना प्रेशर बनाए और जबरदस्ती रंगदारी एक्सटॉर्शन करे। मतलब ये अमेरिकी एजेंसीज ने अपने चार्जशीट में लिखा है। और पंजाब पुलिस के अधिकारी हुंदलप्रीत सिंह का भी नाम सामने आया, उस पर भी आरोप लगे। कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति से $4 लाख की फिरौती मांगने में मदद की थी।
उसके बाद ड्रग तस्करी में मैक्सिकन कार्टेल से कोकीन खरीद कर अमेरिका और कनाडा भेजना। सोचिए ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि कनाडा से ड्रग्स खरीद रहे और उसे यूएसए और बाकी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा है लेन देन, वो ना अमेरिकी करेंसी में हो रहा है ना कैनेडियन करेंसी में हो रहा है, सब हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में। और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं और उसी के जरिए ये लेन देन कर रहे हैं और उसको ट्रेस करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। अब 50,000 का तो इनाम इस पर रख दिया गया है, जो भी इसकी जानकारी देगा गोल्डी बरार के बारे में तो उस पर उसको $50,000 मिलेंगे। अब अमेरिका ने इन लोगों पर कौन कौन सी धाराएं लगाई है? सबसे पहली धाराएं जो लगाई है वो है रिको एक्ट। सबसे खतरनाक एक्ट कहा जाता है, ये संगठित अपराध के लिए है। मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टर्स किसी ऑर्गेनाइज क्राइम को एक साथ कर रहे हैं तो उन पर ये एक्ट लगाया जाता है। अब इस केस में आप समझ लीजिए बेल मिलना तो बिल्कुल मुश्किल है। फिर हत्या की साजिश, ड्रग तस्करी, हथियार तस्करी, रंगदारी, एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब सेक्शंस में जो है इन पर जो है मुकदमा जो है चलाया जा रहा है। अब इसमें एजेंसीज कौन कौन सी शामिल है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि यूएस की 6 से 7 एजेंसी एक साथ काम कर रही है, वो भी किसके लिए? लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए। तो इसमें पहला जो है जो मुख्य रूप से जो सामने आया एफबीआई, फिर डीईए, फिर एचएसआई होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फिर एटीएफ, आरआईएस, सीआईए। सोचिए सीआईए मतलब सीआईए बड़े बड़े इनका जो बताया जाता है मुख्य रूप से बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों पे और बाहर देश में क्या चल रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी क्या कर रही है उसके लिए वो भी इनको मदद कर रही है। अब इसके साथ कैनेडियन पुलिस भी जो है वो भी इनके साथ है, जॉइंट ऑपरेशन ये दोनों कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन को इन दोनों ने मिलाकर नाम रखा है ऑपरेशन हार्डबॉल। मतलब नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये खतरनाक मुजरिम है और इन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो ये इनके लिए टफ कंपटीशन है कि इन मुजरिमों को पकड़कर यूएस लाया जाए, कनाडा लाया जाए और इनसे जो है पूछताछ की जाए और इन्हें सजा दिलाई जाए। अब ऐसे में अब क्या लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को जो है भारतीय सरकार या भारत सरकार एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत यूएसए में भेज देगी? तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जो है प्रक्रिया शुरुआत तो होती है, लेकिन अगर किसी पे पहले से इस देश में मुकदमा चल रहा है तो इस देश में उसके ऊपर जो बोला जाता है कि जो लॉज के हिसाब से उसे जो सजा मिलेगी उसके बाद ही वो दूसरे देश भेजा जाएगा, क्योंकि इस भारत में इसके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे हैं और बहुत सारे मुकदमे हैं। तो ऐसे में जो है उसे यूएसए को तो मुझे नहीं लगता भारत सौंपेगा लॉरेंस बिश्नोई को, ना ही जग्गू भगवानपुरिया को। छोटे मोटे कोई अपराधी होंगे और कुछ जिनका नाम ये सौंपेंगे उन्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को नहीं सौंपा जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि अमेरिका ने भी हर बार भारत ने जिससे मांगा उसे दे दिया है, कुछ आरोपियों को दिया कुछ को नहीं दिया है। और डेविड हेडली और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम थे जिन्हें भारत ने कहा कि हमें इन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन यूएसए में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था इसलिए बाकायदा उनको जो है नहीं सौंपा गया। अब देखिए अनमोल बिश्नोई को क्यों सौंप दिया यूएसए ने? यूएसए चाहता तो अपनी जेल में रख सकता, लेकिन यूएसए में अनमोल बिश्नोई पर कोई भी बड़ा आरोप नहीं लगा था, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया था। बस उसके ऊपर था इनलीगल तरीके से वो यूएसए में एंट्री किया था, उसने एक फेक फर्जी वो बनवाया था ऑफर लेटर जॉब का, और जॉब के आधार पर उसने वहाँ वीज़ा लिया और उससे उसने एंट्री की। तो उसके ऊपर कोई बड़ा मुकदमा नहीं था, इसलिए भारत सरकार को जो है अनमोल बिश्नोई को सौंप दिया गया। और अनमोल बिश्नोई के बाद ही जो है धीरे धीरे कैनेडियन सरकार और अमेरिका साथ में साठगांठ इनकी चली रही थी। हमारे रिलेशंस भी थोड़े बहुत ख़राब हो चुके थे यूएसए के साथ। तो यूएसए अब तक लॉरेंस बिश्नोई और इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल्स नहीं मान रहा था, इनको छोटे मोटे गैंगस्टर ही मान रहा था। लेकिन अब मुख्य रूप से सामने आकर एफबीआई खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एफबीआई बताती है कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। अब इनको लाने का जो है प्रोसेस जो है अमेरिका हाल फिलहाल में शुरू कर देगा, लेकिन भारत जो है जिस तहत मतलब MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत जो है सबूत देने पड़ते हैं, गवाह देने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि क्यों ये हमें चाहिए, क्या रोल है। लेकिन अमेरिका के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने डायरेक्ट कोई क्राइम किया है अमेरिका में, ना कोई ऐसा सबूत है। जो क्राइम हुए हैं उन क्राइम में आधे से ज़्यादा जो क्राइम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कनाडा में आता है। तो कैनेडियन सरकार ने पहले भी मांग चुकी, हमने भी कैनेडियन सरकार को कितनी बार बताया, बहुत सारे हमने खालिस्तानी जो आतंकी हैं उनका हमने नाम भेजा, उनके बारे में जिक्र किया, लेकिन कैनेडियन सरकार ने हमें कभी सौंपा नहीं। तो हमारी कभी कैनेडियन सरकार के साथ उस तरह की बॉन्ड रहा ही नहीं कि वो
अपने वहाँ से अपराधी यहाँ भेजे, हम अपराधी वहाँ भेजे। तो कनाडा को कहीं ना कहीं पता था कि भारत जो है सीधे तौर पर इन जो है जिन लोगों का नाम सारा है, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, ये जो लोग हैं, इन्हें इन क्रिमिनल्स को जो है भारत सौंपेगा नहीं। इसलिए अमेरिका के पास चला गया और अमेरिका से मदद मांगने लगा। अमेरिका ने भी देखा कि यार नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो रहा है, अगर ये हमारे पास रहते हैं तो यूएस की जो सीआईए वो इतनी स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि इनके पास बड़े संगठित अपराधी जो है इनके पास है। अब यहाँ से वो उनके नेटवर्क का यूज़ करते हैं और पूरे वर्ल्ड में उस नेटवर्क को ये यूज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपराधी को पकड़ लिया और अपराधी को सजा दिलाते। इनका मोटिव ही नहीं होता सजा दिलाना, इनका मोटिव होता है कि उस नेटवर्क को हम कैप्चर करें, उस नेटवर्क को हम यूटिलाइज करें। और ऐसा कई बार ये बताया भी जाता है कि बहुत सारे सीआईए को, बहुत सारे जो क्रिमिनल्स है वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में सीआईए की मदद की, बताया कि कैसे कैसे उनका सिंडिकेट चल रहा है, कहाँ कहाँ लोग हैं, और उसी सिंडिकेट के जरिए अमेरिका में कोई क्राइम है उसे रोका जाता है। अब एक उदाहरण लेंगे, 2025 में भारत ने गणेश शैनवा को अमेरिका में प्रत्यर्पण किया था। वो एक एक्सीडेंट केस था, सड़क हादसे का केस था, जिसमें 2005 का मामला था और 20 साल तक वो भारत में छिपकर रहा। लेकिन जैसी भारतीय एजेंसी को पता चला, क्योंकि भारत में इसके ऊपर कोई, गणेश के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, तो भारत ने उसे अमेरिका में सौंप दिया। लेकिन यहाँ जो मुकदमे हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिन लोगों को जो अमेरिकन सरकार है जो मांग कर रही है, अमेरिकन एजेंसी मांग कर रही है, उनके ऊपर पहले से भारत में बहुत मुकदमे हैं। तो पहले भारत में वो मुकदमे चलेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि उन्हें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत अमेरिका सौंपना है कि नहीं। और ये पहली बार है जब अमेरिका खुलकर भारत के जेल में बंद जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में खुलकर बोल रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि ये जेल में बैठे बैठे, आपने एक वीडियो देखी होगी लॉरेंस बिश्नोई की, ये वीडियो देखिए, जेल में बैठकर वो कह रहा है सरफरोशी की तमन्ना और भगत सिंह के जो है नारे लगा रहा है। और वो कह रहा है अमेरिका की भारत की जेल में बैठ के खुद की छवि जो है राष्ट्रवादी बना रहा है, लेकिन उसका नेटवर्क जो है इतने फैला हुआ है, वो सिर्फ क्राइम के तरफ काम कर रहा है, लेकिन अपनी छवि को सुधारने के लिए वो इस तरह का चोला पहन रखा है। वहीं दूसरी तरफ पहली बार निज्जर के हत्या के मामले अमेरिका सामने आ गया। कनाडा सरकार को लगा कि कनाडा कुछ कर नहीं पाएगा, वहाँ की सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, तो वो पहुँच गए पाकिस्तान की तरह यूएसए के पास, और उन्हें लगा कि यूएसए ही उनकी मदद कर पाएगा। अब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत लॉरेंस बिश्नोई और बाकी जिन लोगों का नाम लिया है उन लोगों को जो है सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे, क्योंकि इसी पर, क्योंकि वैसे भी भारत और अमेरिका के रिलेशन हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे रहे नहीं, और बहुत सारी चीज़ों पर हमने देखा कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें कमी आई है। और ऐसे में अमेरिका कहीं ना कहीं भारत पर प्रेशर बनाने की भी टेक्निक करेगा कि जानबूझकर कि कहीं ना कहीं भारत जो है अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे, और अब अमेरिका पर कोई कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री अमेरिका से भाग रही है, दूर हट रही है। तो ऐसे में अमेरिका चाह रहा है कि एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बनाए रखे हर कंट्री पर जो पहले उसके साथ चल रहे थे अब उसके साथ नहीं चल रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूएसए का एक सेफ वो दिख रहा है कि एक सेफ प्रेशर है, ये हम प्रेशर क्रिएट करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम उसकी छवि जो है धुलमिल करेंगे कि देखिए कैसे जेल में बैठ के वो इतना बड़ा जो है गैंग ऑपरेट कर रहा है। वैसे जो मेन आरोप लगते हैं कि रोहित गोदारा और जो दूसरा है लॉरेंस का एकदम राइट हैंड बताया जाता था गोल्डी बराड़, ये दोनों बैठकर चला रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो इनपुट थी उस इनपुट के आधार पर गोल्डी बरार और जो रोहित गोदारा, ये दोनों के गैंग में फूट पड़ गई है और ये लोग लॉरेंस से अलग हो चुके हैं। लॉरेंस से अलग हो चुके हैं, खुद का गैंग चला रहे हैं और आपस में ही इन दोनों की लड़ाई है। रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की अब आपस में ही लड़ाई है। ये लोग एक साथ काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गोल्डी बरार खुद यूएसए में बैठा है, रोहित गोदारा बताया जाता है कि वो यूरोप में बैठा है और बाकी कुछ लोग पुर्तगाल वगैरह में बैठे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को एक साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, जब ये गैंग ही अलग अलग अपना ऑपरेट कर रहे हैं और अपने लेवल पर ये अपना खुद का सिंडिकेट चला रहे हैं। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों? लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई हाई सिक्योरिटी जेल में है और बताया जाता है कि भारतीय एजेंसी बोलती है कि वो जेल से कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि उससे ऐसे बैरक में रखा गया, ना वो फ़ोन यूज़ कर सकता है ना कुछ, और हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। तो ऐसे में बार बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है और उसके नेटवर्क के नाम पर बार बार लॉरेंस बिश्नोई को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये भी सवाल है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अभी तक कोई नहीं मिले कि लॉरेंस बिश्नोई ने किसी से बात की, कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली है कि जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को साफ साफ कहा है, कोई जेल से कोई ऐसा नहीं मिला है कि आप ऐसा देखिए, अगर फ़ोन जाएगा जेल से तो जेल के आसपास से कोई नेटवर्क से कॉल जाएगा तो पता चलेगा ना कि गोल्डी बराड़ या किसी गैंगस्टर से लॉरेंस बिश्नोई ने बात की है, वो नेटवर्क उस जेल में था। तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये पूरी बातें जो आधे से ज़्यादा यूएस एजेंसी की वो हवाई बातें हैं, किसी ने नाम लगा दिया क्योंकि एजेंसीज ने बताया नहीं क्या सबूत है उनके
के पास, और कोई ऐसा सबूत अभी तक मिला नहीं है कि मैं कल को बोल दूं कि अमेरिका में ये शख्स बैठा है और इस शख्स के एक तरह से कह सकते छत्र छाया में पूरा ये गैंग जो है ऑपरेट कर रहा है। सबूत तो दो, सबूत तो बताओ। आप बता रहे हो जब गैंग चल रहा है, कहाँ से फ़ोन गया, किससे कॉल गया, किससे नेटवर्क हुआ, आप एक टाइमलाइन तो बना के दोगे, लेकिन ना कैनेडियन सरकार के पास ये टाइमलाइन है, ना वहाँ की एजेंसी के पास है, ना यूएसए के पास है। बस वही सुनी सुनाई बातें और सुनी सुनाए आरोप। ये आरोप तो सबने लगा चुका है, ऐसा नहीं कि कनाडा और यूएसए ने लगाए, बहुत सारे लोगों ने लगाया, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जेल में बैठ के नेटवर्क। लेकिन कैसा नेटवर्क, किससे कांटेक्ट किया था, किसको मैसेज भेजा था, लास्ट मैसेज या करंट मैसेज, किसी के पास कोई तो सबूत होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं है, बस हवा हवाई बातें। तो आने वाले समय में हमें देखना होगा कि यूएसए की ये जो बातें हैं क्या उसमें कोई तथ्य भी है, बस कि ये जो कनाडा की सरकार जो बता रही है यूएसए को, बस वो सुनकर वो एक अपने तरफ से जजमेंट दे रही है। तो आने वाले समय देखना क्या क्या सबूत जो है पेश करते हैं सरकार जो है कोर्ट में। और ये पूरी जो कॉपी हमारे पास कॉपी है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सरकार ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लिखा है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर। और इस पर आगे जो अपडेट आएगी वो सब सारे अपडेट आप तक लेकर आऊँगा। तब तक आपकी क्या राय है, आप बताइएगा, आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले में। धन्यवाद दोस्तों।